विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था। उसका करोड़ों का इटालियन सूट नैना के गीले बालों और कपड़ों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सफ़ेद शर्ट पानी से भीगकर उसके चौड़े सीने से चिपक गई थी। तभी उसका राइट हैंड आदमी शिवा घबराते हुए और हाँफते हुए वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा गारमेंट बैग था। बॉस, आपके कपड़े, शिवा ने नर से झुकाए हुए बहुत ही डरते डरते कहा। उसे पता था कि बॉस को गीलेपन या गंदगी से कितनी नफरत है। विक्रम ने बिना कुछ कहे बैग लिया और पास के ही एक वीआईपी लाउंज में कपड़े बदलने चला गया। जब वह बाहर आया तो वह एक कैजुअल लेकिन बेहद महंगे डार्क चारकोल ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में था। शर्ट की आस्तीन ने उसकी कोहनियों तक मुड़ रखी थी, जिससे उसकी बाहों की मजबूत नसें साफ दिखाई दे रही थी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुला और नैना बाहर आई। उसने अपनी वो गीली स्विम सूट उतारकर एक आरामदायक पीच कलर की ओवरसाइज हुडी और फेडेड जीन्स पहन ली थी। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और उन्हें उसने एक मैसी बन में बांध लिया था। चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था, बस जीत की वो खुशी और एक गजब का नूर था। नैना आते ही सीधे विक्रम के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए। बहुत हो गई स्विमिंग और बहुत हो गया ड्रामा, अब मेरी जान निकल रही है भूख से, नैना ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथों से विक्रम का मजबूत बायां हाथ पकड़ लिया और उसे झूला झुलाने की तरह हिलाते हुए बोली, चलो ना पतिदेव, आज मैंने इतना बड़ा मेडल जीता है, मुझे एक बहुत अच्छी और तगड़ी वाली ट्रीट चाहिए। तुम बहुत अमीर हो ना, तो आज मुझे जमकर खाना खिलाओ। विक्रम की नज़रें नैना के उन छोटे छोटे हाथों पर जम गई जो बिना किसी खौफ के उसकी बाह को पकड़े हुए थे और उसे हिला रहे थे। अंडरवर्ल्ड में लोग उसकी परछाई से भी खौफ खाते थे। कोई उसके 1 इंच करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था, और ये लड़की उसे पतिदेव कहकर उसका हाथ ऐसे हिला रही थी जैसे वो किसी गली का आम लड़का हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसका वो माफिया वाला सख्त चेहरा और माथे की लकीरें अब थोड़ी ढीली पड़ गई थी। तुम्हारी ये भूख कभी ख़त्म भी होती है या तुम्हारे पेट में कोई ब्लैक होल है? विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो खौफनाक गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। ब्लैक होल ही समझ लो, अब जल्दी चलो वरना मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगी, नैना ने उसे लगभग घसीटने की कोशिश करते हुए कहा। विक्रम ने अपना सिर झटकते हुए ना में हिलाया, लेकिन फिर भी वह नैना के साथ बाहर खड़ी रॉयल रॉयक्स की तरफ चल दिया। शहर का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट द रॉयल ऑर्किड। विक्रम का काफिला शहर के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट के बाहर रुका। यहाँ सिर्फ वो लोग आते थे जिनका नाम फोर्स की लिस्ट में होता था। रेस्टोरेंट का मैनेजर विक्रम की गाड़ी देखते ही पसीने से तरबतर हो गया और दौड़ता हुआ गेट पर आया। विक्रम सिंह का यहाँ आना उनके लिए किसी तूफान के आने से कम नहीं था। मैनेजर ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। वो, वेलकम बॉस, आपका प्राइवेट टेबल तैयार है। नैना गाड़ी से उतरी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। झूमर, क्लासिकल म्यूजिक, सोने की कारीगरी वाले दीवारें, सब कुछ इतना शानदार था कि नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम ने अपना एक हाथ नैना की कमर के बिल्कुल पीछे बिना छुए रखा और उसे अंदर की तरफ गाइड किया। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। जितने भी बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन वहां बैठे थे, सब ने विक्रम को देखते ही अपनी नज़रें अपनी प्लेटों में गड़ा ली। कोई भी विक्रम सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन नैना को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो मज़े से उछलते हुए चल रही थी और आसपास की चीज़ों को देख रही थी। ये कितनी मस्त जगह है यार, नैना ने विक्रम के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। टेबल पर बैठते ही मैनेजर ने एक बहुत ही भारी और लेदर बाइंडिंग वाला मेन्यू कार्ड लाकर नैना के सामने रखा। नैना ने मेन्यू खोला और उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गई। ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? नैना ने मेन्यू को उल्टा सीधा घुमाते हुए देखा। इसमें न दाल मखनी है, न कढ़ाई पनीर। ये एस्कारगोट क्या होता है? और ये कैवियार किस चिड़िया का नाम है? मैनेजर काँप रहा था। विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से मेन्यू कार्ड नैना के हाथ से लिया और उसे बंद करके मैनेजर को वापस पकड़ा दिया। इन्हें स्पाइसी गार्लिक
मशरूम, चिली चीज़ डम्पलिंग्स और पास्ता चाहिए, लेकिन पास्ता में वो बेवकूफ़ाना इटालियन सॉस नहीं, बल्कि डबल क्रीम, एक्स्ट्रा चीज़ और तीखापन होना चाहिए, विक्रम ने अपनी ठंडी और हुक्म देने वाली आवाज़ में कहा। फिर उसने नैना की तरफ देखा और मीठे में 2 चॉकलेट लावर केक। नैना विक्रम को आंखें फाड़ कर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस खड़ूस माफिया डॉन को ये भी याद है कि उसे तीखा और चीज़ी खाना पसंद है। जी बॉस, अभी लाता हूँ। मैनेजर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही सब खाना था? नैना ने मेज पर अपनी कोहनियाँ टिकाते हुए और अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा रखते हुए पूछा। विक्रम ने अपने ग्लास में पानी डाला और अपनी गहरी आंखों से नैना को देखते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी उस बकवास को भी सुनता हूँ जिसे तुम नींद में बड़बड़ाती हो, जंगली बिल्ली। नैना का दिल एक सेकंड के लिए जोर से धड़का। विक्रम का यूं उसे देखना और ये कहना, दोनों ही चीज़ें नैना के अंदर कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। कुछ ही देर में टेबल पर खाना सज गया। नैना ने बिना किसी हाई क्लास सलीके की परवाह किए फोर्क उठाया और सीधा पास्ता पर टूट पड़ी। वो ऐसे खा रही थी जैसे उसने हफ्तों से खाना ना देखा हो। खाते खाते चीज़ और सॉस का एक छोटा सा कतरा उसके होठ के बिल्कुल किनारे पर लग गया। विक्रम, जो सिर्फ अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, उसकी नज़रें नैना के चेहरे पर ही टिकी थी। नैना, विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। हाँ, नैना ने पास्ता चबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से विक्रम को देखा। विक्रम ने अपना कॉफ़ी का कप नीचे रखा। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे की तरफ झुका। उसने कोई टिश्यू पेपर नहीं उठाया, बल्कि उसने अपने मजबूत सख्त अंगूठे को बहुत ही नरमी से नैना के होठ के किनारे पर रखा और उस सॉस को साफ कर दिया। विक्रम के अंगूठे की वो रफ लेकिन गर्म छुए जैसे ही नैना के होठों से टकराई, नैना का चबाना एकदम से रुक गया। उसकी सांसें गले में अटक गई। विक्रम का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। विक्रम की उन खौफनाक और बेजान आंखों में इस वक्त एक ऐसी गहरी आग थी जो नैना को अंदर तक पिघला रही थी। थोड़ा आराम से खाओ। विक्रम की आवाज़ एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी। खाना भाग नहीं रहा है। नैना की वो सारी फ्लर्ट करने की हिम्मत, वो सारी बकबक एक पल के लिए गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विक्रम का वो अंगूठा अभी भी उसके चेहरे के पास था। उस करोड़पति डॉन ने आज पहली बार अपने उस माफिया वाले गुरूर को दरकिनार करके अपनी पत्नी के होठों से खाना साफ किया था। हाँ, वो नैना जो कभी अपनी बातों में नहीं हारती थी, आज हक लाने लगी। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में आधा पानी पी गई ताकि वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को शांत कर सके। विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। उसने देखा कि नैना के गाल हल्के लाल हो गए थे और वो अब चुपचाप बहुत सलीके से नीचे देखकर खा रही थी। विक्रम के होठों के किनारे एक बहुत ही सधी हुई गहरी और विजयी मुस्कान आ गई। क्या हुआ पतिदेव की जंगली बिल्ली को? विक्रम ने अपनी आवाज़ में एक हल्का सा शरारती तंज खसते हुए पूछा। अचानक से बकबक कैसे बंद हो गई? नैना ने झटके से ऊपर देखा, लेकिन विक्रम की वो स्माइल देखकर वो फिर से हार गई। उसने धीरे से मुंह बनाया और फुसफुसाते हुए बोली, तुम इतने भी खड़ूस नहीं हो जितने दिखते हो। रेस्टोरेंट की उस धीमी रोशनी में खामोशी और तूफान का ये रिश्ता अब एक ऐसे अनजान और खूबसूरत रास्ते पर निकल पड़ा था जहाँ से लौटना अब ना तो विक्रम के लिए मुमकिन था और ना ही नैना के लिए। शानदार रेस्टोरेंट द रॉयल ऑर्किड में डिनर ख़त्म हो चुका था। स्पाइसी पास्ता, डम्पलिंग्स और अंत में 2 बड़े चॉकलेट लावा केक खाने के बाद नैना का पेट इतना भर चुका था कि अब उसे सांस लेने में भी आलस आ रहा था। खाने के बाद नैना की एक बहुत पुरानी आदत थी, उसे भयंकर नींद आती थी। रेस्टोरेंट की हल्की सुकून देने वाली रोशनी और सॉफ्ट म्यूज़िक ने नैना की उस नींद में आग में घी का काम किया। उसकी आंखें अब भारी होने लगी थी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही झूल रही थी। उसकी पलकें बार बार गिर रही थी और वो उन्हें ज़बरदस्ती खोलने की नाकाम कोशिश कर रही। विक्रम, जो बिल का पेमेंट करके उठने की तैयारी कर रहा था, उसने नैना की इस हालत को देखा। चलिए, घर चलने का वक्त हो गया है, विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा। उसने अपने कोट के बटन लगाए और नैना के उठने का इंतज़ार करने लगा।
लेकिन नैना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपनी आधी बंद नींद से भरी आंखों से विक्रम की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल किसी छोटी मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ विक्रम की तरफ हवा में फैला दिए। पतिदेव, नैना ने नींद में डूबी हुई बेहद लाडली और धीमी आवाज में कहा, मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची है। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। प्लीज़ मुझे गोदी में ले लो ना। विक्रम के कदम वहीं जम गए। उसका पूरा शरीर एक झटके में अकड़ गया। शहर का सबसे खूंखार माफिया डॉन, जिसके नाम से पुलिस कमिश्नर तक खौफ खाते थे, वो इस शहर के सबसे महंगे और वीआईपी रेस्टोरेंट के बीचों बीच अपनी पत्नी को बच्चों की तरह गोद में उठाकर चले। विक्रम के लिए ये उसके उसूलों और उसके खौफनाक रुतबे के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल नहीं, विक्रम ने अपनी आवाज़ को सख्त और खुरदरा रखते हुए कहा। सीधे खड़ी रहिए और अपने पैरों पर चलकर कार तक चलिए। हम किसी पार्क में नहीं हैं, ये एक पब्लिक जगह है। नैना ने अपना मुंह फुला लिया। नींद के मारे उसका दिमाग वैसे भी बच्चों जैसा हो जाता था। तुम कितने गंदे हो। इतना जिम जाने का क्या फ़ायदा जब तुम मुझे गोद में नहीं ले सकते। नैना ने हवा में फैलाए अपने हाथ नीचे गिरा लिए और बच्चों की तरह रूठते हुए बोली, मैंने आज इतना बड़ा मेडल जीता, तुम्हारे इतने बड़े रेस्टोरेंट का खाना खाया, अब मुझे नींद आ रही है तो आप मुझे गोदी भी नहीं ले सकते। इतने अमीर इंसान होकर ये नहीं कर सकते। ठीक है, जाओ तुम अपने उस काले सूट वाले रुतबे के साथ, मैं नहीं जा रही कहीं। विक्रम ने अपनी भवें सिकोड़ी। नैना, ये बचपना बंद कीजिए, लोग देख रहे हैं। देखने दो। नैना ने बेपरवाही से अपना हाथ झटक दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहीं सो जाऊँगी। रेस्टोरेंट वाले मुझे सुबह झाड़ू लगाते वक्त उठा देंगे। और इतना कहकर नैना ने सचमुच अपने दोनों हाथ मेज पर रखे, उनके ऊपर अपना सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। विक्रम बस अवाक खड़ा इस जिद्दी बवंडर को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की सच में इस वीआईपी रेस्टोरेंट की मेज पर सो रही है। रेस्टोरेंट के कुछ लोग और वेटर कनखियों से इस अजीब नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन विक्रम की खौफनाक मौजूदगी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। नैना, उठिए, विक्रम ने थोड़ी और सख्ती से बोला, लेकिन नैना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें अब एक समान चलने लगी थी, जिसका मतलब था कि वो सच में गहरी नींद में जा चुकी थी। विक्रम ने एक गहरी हताश सांस ली। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर लाया था, लेकिन इस 5.5 फुट की लड़की की जिद के आगे वो पूरी तरह लाचार महसूस कर रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसकी सर्द और खौफनाक नज़रें पड़ते ही वहाँ मौजूद सब लोगों ने तुरंत अपने सिर नीचे झुका लिए। विक्रम ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। वो नैना के पास गया, थोड़ा सा झुका और एक हाथ नैना की पीठ के पीछे और दूसरा उसकी घुटनों के नीचे डालकर उसे बहुत ही नरमी से हवा में उठा लिया। जैसे ही नैना हवा में उठी, उसने नींद में ही अपने दोनों गर्म बाहें विक्रम के चौड़े और मजबूत गले में डाल दी। अब उसने अपना सिर विक्रम के सख्त सीने पर बिल्कुल उस जगह टिका दिया जहां विक्रम का दिल धड़कता था। विक्रम की डार्क, कड़क और सिगरेट वाली परफ्यूम की महक ने नैना को एक अजीब सा सुकून दिया और वो उसके सीने में और ज़्यादा दुबक गई। अच्छे पतिदेव, नैना ने नींद में ही बुदबुदाते हुए कहा और विक्रम के कोट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। पतिदेव शब्द सुनकर विक्रम के सीने में वो हलचल फिर से मच गई। उसका पत्थर जैसा सख्त चेहरा एकदम नरम पड़ गया। जो विक्रम 1 मिनट पहले अपने रुतबे की परवाह कर रहा था, अब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी बाहों में सो रही इस मासूम सी लड़की की फिक्र थी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में बहुत हिफाजत से पकड़ा और अपनी उसी राजसी, खौफनाक और भारी चाल के साथ रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। कार के अंदर का नज़ारा, बाहर खड़ी रोल्स रॉयल का दरवाज़ा शंकर ने पहले ही खोल रखा था। शंकर की आंखें फटी रह गई जब उसने अपने खूंखार बॉस को अपनी बीवी को गोद में उठाए हुए बाहर आते देखा, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। विक्रम ने नैना को बहुत ही आराम से कार की पिछली सीट पर लिटाया। वो चाहता था कि नैना सीट पर आराम से सो जाए। विक्रम खुद भी दूसरी तरफ से कार में आकर बैठ गया, लेकिन नैना को सीट का वो लेदर बिल्कुल भी आरामदायक नहीं लगा। नींद में ही उसे विक्रम की गर्माहट की कमी महसूस हुई। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, नैना ने अपनी जगह से खिसकना शुरू किया। विक्रम को समझ पाता उससे पहले ही नैना ने अपना सिर विक्रम की मजबूत गोद पर रख दिया। उसने अपने पैर
सीट पर सिकोड़ लिए और विक्रम के कोट का एक हिस्सा अपने ऊपर खींचकर वापस सुकून की नींद में खो गई। विक्रम का पूरा शरीर फिर से लकवाग्रस्त सा हो गया। उसकी सांस गले में अटक गई। उसने आज तक किसी को खुद को इतने हक से छूने नहीं दिया था और ये लड़की उसकी गोद में सिर रखकर दुनिया की सबसे महफूज जगह की तरह सो रही थी। विक्रम ने अपने हाथ हवा में ही रोक रखे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बॉस, क्या मैं एसी का टेम्परेचर कम कर दूं? आगे से शंकर ने डरते डरते पूछा। हाँ, और गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाना, एक भी झटका नहीं लगना चाहिए। विक्रम ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना धीमा रखा ताकि नैना की नींद न टूटे। जी बॉस। रास्ते भर कार में एक बेहद सुकून भरी खामोशी छाई रही। बाहर शहर की रंग बिरंगी रोशनियां कार के शीशे से छन कर अंदर आ रही थी। विक्रम अपनी जगह पर एकदम सीधा बैठा था। उसकी नज़रें लगातार अपनी गोद में सो रही नैना के चेहरे पर ही टिकी थी। नैना के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विक्रम ने बहुत ही सावधानी से अपना बड़ा सख्त हाथ उठाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन बालों को नैना के चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। नैना ने नींद में ही विक्रम के उस हाथ को पकड़ लिया और अपने गाल के नीचे दबा लिया। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही गहरी, सच्ची और खामोश मुस्कान उभर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खून खराबे और गोलियों के से भरी इस डार्क दुनिया में कोई इस तरह बेखौफ होकर उसकी गोद में सोएगा। उसे अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि नैना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो विक्रम सिंह के उस खौफनाक सीने में धड़कने वाला दिल बन चुकी थी। खामोश रात में उस तेज रफ्तार गाड़ी के अंदर आज माफिया डॉन का गुरूर पूरी तरह से उस जिद्दी बिल्ली के आगे घुटने टेक चुका था। रात के उस शांत और खामोश पहर में विक्रम की रोल्स रॉयल पेंट हाउस के गैराज में आकर रुकी। कार के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। नैना अभी भी विक्रम की गोद में अपना सिर रखे हुए गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम ने बिना किसी को आवाज़ दिए बहुत ही नरमी से कार का दरवाज़ा खोला। उसने अपना एक हाथ नैना की पीठ के नीचे और दूसरा हाथ उसके घुटनों के नीचे रखा और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। नैना ने नींद में ही विक्रम के सीने में अपना चेहरा और गहराई से छुपा लिया। विक्रम की चाल हमेशा खौफनाक और तेज होती थी, लेकिन आज उसके कदम इतने सधे हुए और धीमे थे जैसे वह किसी कांच की बेहद कीमती मूर्ति को लेकर चल रहा हो। विशाल और आलीशान हॉल को पार करते हुए विक्रम सीधा नैना के कमरे में पहुंचा। कमरे में सिर्फ रात के बल्ब की हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। विक्रम ने बहुत ही सावधानी से नैना को नर्म रेशमी गद्दे पर लेटाया। नैना ने करवट ली और तकिए को अपनी बाहों में कस लिया। विक्रम वही बिस्तर से पास खड़ा उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। नैना के चेहरे पर वो मासूमियत और सुकून देखकर विक्रम के अंदर का सारा तनाव, एक दिन भर की थकान और माफिया की उस सियाह दुनिया का बोझ जैसे छूमंतर हो गया था। उसने नैना के ऊपर गर्म रजाई उड़ाई। एक पल के लिए विक्रम का मन किया कि वह वहीं बैठ जाए, लेकिन उसे अभी अंडरवर्ल्ड के कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटाने थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, खुद को वहां से हटने पर मजबूर किया और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। रात के 3 बज चुके थे। विक्रम अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा फाइलों को चेक कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। उसके हाथों में पकड़े हुए पेन की जगह उसे नैना के वो छोटे छोटे हाथ याद आ रहे थे जो कुछ घंटों पहले उसे पतिदेव कहकर खींच रहे थे। विक्रम ने अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका लिया और उसकी आंखें बंद हो गई। उस खूंखार डॉन की दुनिया में अब किसी ने पूरी तरह से सेंध लगा दी थी। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें कांच की विशाल खिड़कियों से छनकर कमरे में आई तो नैना की नींद खुली। उसने एक बड़ी सी जम्हाई ली और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर अंगड़ाई ली। बीती रात का खुमार और वो सुकून अभी भी उसके जहन में ताज़ा था। उसे याद था कि कैसे वह रेस्टोरेंट में सो गई थी और विक्रम ने उसे डांटने के बजाय अपनी गोद में उठाकर कार तक पहुंचाया था। ये सोचकर ही नैना के होठों पर एक बहुत ही खिलखिलाती हुई मुस्कान आ गई। खड़ूस कहीं का, ऊपर से नारियल की तरह सख्त है, लेकिन अंदर से एकदम मक्खन है। नैना ने खुद से
बात करते हुए बुदबुदाया। वह खुशी खुशी बिस्तर से उठी। उसने नहाकर एक बेहद साधारण लेकिन सुंदर पीले रंग का कुर्ती सूट पहना, बालों को खुला छोड़ दिया और चेहरे पर पानी की कुछ बूंदों के साथ गुनगुनाती हुई नीचे हॉल की तरफ चली गई। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और वह सोच रही थी कि आज विक्रम को फिर से किसी बात पर परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही नैना सीढ़ियाँ उतर कर नीचे हॉल में पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। हॉल के बीचों बीच, जहां आमतौर पर काले सूट पहने हुए विक्रम के खूंखार बॉडीगार्ड्स खड़े रहते थे, वहां आज एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने एक साधारण सी सफ़ेद और भूरे रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। उनके बाल सफ़ेद थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा ताज़ा तेज और आंखों में बहुत गहरी चमक थी। वह महिला हाथ में एक कपड़ा लिए कांच की मेज को साफ करने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनकी नज़रें तिरछी होकर पूरे घर का जायजा ले रही थी। नैना को बहुत हैरानी हुई। उसने इस घर में आज तक किसी भी महिला को काम करते नहीं देखा था। विक्रम के सारे काम उसके आदमी ही करते थे। नैना तुरंत उसके पास गई। अरे आंटी जी, नैना ने अपनी चुलबुली आवाज़ में पुकारा। आप कौन हैं और ये क्या कर रही हैं? वह महिला मुड़ी। उन्होंने नैना को सिर से लेकर पैर तक बहुत ही पारखी नज़रों से देखा। ये कोई आम महिला नहीं थी, ये विक्रम सिंह की दादी राजमाता भवानी देवी थी। जब दादी को अपने गुप्त सूत्रों से यह पता चला कि उनके पोते के ने, जो कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था, उसने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, तो उनसे रहा नहीं गया। वह ये परखने आई थी कि जिस लड़की ने उनके लोहे जैसे पोते का दिल पिघलाया है, वह आखिर है कैसी। क्या वह कोई लालची लड़की है या सच में विक्रम के लायक है? इसलिए वह एक कामवाली का भेष बनाकर वहाँ का आ धमकी थी। मैं नई काम वाली हूँ बिटिया, दादी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा कांपता हुआ बनाकर झूठ बोला। एजेंसी वालों ने भेजा है साफ सफाई के लिए। मेरा नाम शांति है। नैना का दिल मॉम जैसा था। उसने जब एक इतनी बुजुर्ग महिला को काम करते देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत आगे बढ़ी और दादी के हाथ से साफ करने वाला कपड़ा छीन लिया। अरे शांति आंटी, आप इतनी उम्र में ये सब क्यों कर रही हैं? लाइए, ये मुझे दे दीजिए। और वैसे भी इस घर में इतने सारे हट्टे कट्टे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले गार्ड्स खड़े रहते हैं, उनसे करवा लेंगे सफाई। आप चलिए मेरे साथ, वहाँ सोफे पर बैठिए। नैना ने बहुत ही अपनेपन से दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे की तरफ ले जाने लगी। दादी मन ही मन बहुत हैरान थी। उन्होंने सोचा था कि इतने बड़े डॉन की नई नवेली पत्नी घमंड से भरी होगी, उन पर हुक्म चलाएगी, लेकिन ये लड़की तो उन्हें अपने बराबर में बिठा रही थी। तभी सीढ़ियों पर जूतों की भारी खटखट की आवाज़ गूंजी। विक्रम अपने डार्क ग्रे रंग के सूट में पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और खौफनाक था। वह फ़ोन पर किसी से बहुत ही गंभीर स्वर में बात कर रहा था। मुझे वो शिपमेंट आज रात तक हर हाल में चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुई तो। विक्रम बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसकी नज़र सोफे पर बैठी उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। फ़ोन विक्रम के हाथ से लगभग छूटने ही वाला था। शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन की सिट्टे पिट्टे गुम हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह अपनी दादी को बहुत अच्छे से जानता था। वह विक्रम से भी ज़्यादा सख्त और चालाक थी। विक्रम ने तुरंत फ़ोन काटा और लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए सोफे के पास आया। दादी, आप यहाँ क्या? इससे पहले कि विक्रम पूरी बात बोल पाता, दादी ने अपनी बड़ी और तेज आंखों से विक्रम को एक ऐसी खौफनाक चेतावनी भरी नज़र से घूरा कि विक्रम के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उस एक नज़र का मतलब था, अगर तूने मेरा राज खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, जो रसोई की तरफ जा रही थी, विक्रम की आधी बात सुनकर वापस पलटी। क्या हुआ पतिदेव, आप इन्हें जानते हैं क्या? नैना ने मासूमियत से पूछा। विक्रम ने एक बार अपनी दादी की उन डरावनी आंखों को देखा, फिर नैना को देखा। उस खूंखार डॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नहीं, विक्रम ने अपना गला साफ करते हुए बहुत ही लाचारी के साथ झूठ बोला। मैं बस पूछ रहा था कि ये कौन है। अरे, ये शांति आंटी है। नैना ने खुशी खुशी परिचय दिया। एजेंसी से आई हैं काम करने, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया है। इतनी बुजुर्ग है, इनसे थोड़ी ही काम करवाएंगे हम। मैंने इन्हें सोफे पर बैठा दिया है। मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ।
दादी ने विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही शैतानी और विजयी मुस्कान दी। विक्रम ने अपना माथा पीट लिया। उसे पता था कि उसकी दादी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं और उसकी ये मासूम बक-बक करने वाली पत्नी उस खेल में बुरी तरह फंसने वाली है। नैना, आप रहने दीजिए, गार्ड्स चाय बना देंगे। विक्रम ने नैना को रोकने की कोशिश की। अरे नहीं पतिदेव, अपने हाथ की चाय पिलाने का मज़ा ही कुछ और है। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नैना गुनगुनाती हुई रसोई में चली गई। नैना के जाते ही विक्रम दादी के बिल्कुल पास आ गया और फुसफुसाते हुए दांत पीसकर बोला, दादी ये क्या मजाक है? आप यहाँ इस भेष में क्या कर रही हैं? आपको पता है मेरे दुश्मनों की नज़र हमेशा मुझ पर रहती है। आपको यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। दादी ने बहुत ही शान से अपने कंधे उचकाए। तू मुझे सुरक्षा के पाठ मत पढ़ा। मैं भवानी देवी हूँ। तेरी रगों में मेरा ही खून है। तूने मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी शादी कर ली और मैं अपनी बहू को देखने भी ना आऊँ? मैं इसे परखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कहीं ये तेरे पैसों के लिए तो तेरे साथ नहीं है। दादी, वो बहुत पागल है, उसे कुछ पता नहीं है। आप उसे परेशान मत कीजिए। विक्रम ने अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा, तू चुपचाप अपने दफ्तर जा। अगर तूने बीच में पढ़ने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को तेरे सारे राज बता दूंगी। दादी ने विक्रम को ब्लैकमेल कर दिया। विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। जब नैना चाय लेकर आई तो विक्रम वहां से बिना कुछ खाए पिए बेहद उदास और लाचार मन से अपने काम में के लिए निकल गया। उसे दिन भर यही चिंता सताती रही कि घर में उसकी दो बगावती बिल्लियां आपस में क्या कर रही होंगी। पूरा दिन दादी ने नैना की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जानबूझकर पानी का एक भरा हुआ गिलास कालीन पर गिरा दिया। हाय राम बिटिया, मुझसे गलती हो गई, मेरे हाथ कांपते हैं ना। दादी ने डरने का नाटक करते हुए कहा। कोई और अमीर मालकिन होती तो चिल्ला पड़ती, लेकिन नैना तुरंत दौड़कर आई। उसने एक साफ तौलिया लिया और खुद ज़मीन पर बैठकर उस कालीन को साफ करने लगी। कोई बात नहीं शांति आंटी, पानी ही तो है, सूख जाएगा, आप परेशान मत होइए। लाइए, मैं आपके हाथ दबा देती हूँ, आपको दर्द हो रहा होगा। नैना ने बहुत ही प्यार से कहा और दादी के पैर और हाथ दबाने लगी। दोपहर के समय दादी ने रसोई में जाकर जानबूझकर एक कटोरी तोड़ दी। नैना वहाँ भी भाग कर आई और उसने दादी को डांटने के बजाय पूछा कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। नैना ने पूरा दिन दादी को अपने साथ बिठाए रखा, उन्हें अपने बचपन की बातें बताई, अपनी चाची के ताने बताए और ये भी बताया कि विक्रम बाहर से कितना भी खड़ूस दिखता हो पर अंदर से वह बहुत अच्छा इंसान है। पता है आंटी, वो लंबे खंबे ना बिल्कुल बात नहीं करते, बस घूरते रहते हैं, लेकिन जब मुझे नींद आती है तो वो मुझे गोदी में उठा लेते हैं। नैना ने ब्लश करते हुए लाल होते हुए दादी को बताया। दादी का दिल पूरी तरह से पिघल चुका था। उन्हें यकीन हो गया था कि विक्रम को दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे साफ दिल वाली और प्यारी लड़की मिली है। नैना के अंदर कोई छल कपट नहीं था, कोई लालच नहीं था, वह सच में एक हीरा थी। शाम के 6 बज चुके थे। विक्रम के घर लौटने का समय हो रहा था। दादी को भी अब वहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर विक्रम उन्हें वहाँ देख लेता तो फिर से हंगामा होता। बेटिया, अब मेरे जाने का समय हो गया है, दादी ने सोफे से उठते हुए कहा। नैना का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अरे आंटी, इतनी जल्दी? पतिदेव आने ही वाले होंगे, आप उनसे भी तो मिलकर जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी, दादी ने अपना सूती झोला उठाते हुए कहा। नैना उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। दरवाजे पर पहुंचकर दादी अचानक रुकी। उनकी आंखों में एक बहुत ही शरारती और अनुभवी चमक आ गई। उन्होंने नैना का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा अपने करीब खींचा। बिटिया, जाने से पहले मैं तुझे एक बहुत ही काम की बात बताना चाहती हूँ। तू बहुत भोली है, इसलिए एक बड़ी बूढ़ी होने के नाते तुझे एक सलाह दे रही हूँ, दादी ने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कहा। नैना ने बहुत ही ध्यान से उनकी तरफ देखा। जी आंटी, बताइए ना, दादी ने अपनी आवाज़ को धीमा किया और नैना के कान के बिल्कुल पास आकर बोली। देख बिटिया, पति चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, रात के अंधेरे में वो सिर्फ एक इंसान होता है, तेरा वो पति जो दिन भर खड़ूस बनकर घूमता है ना, उसे काबू में रखने का एक ही तरीका है। नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या तरीका? दादी ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। तुझे उसे रिझाना आना चाहिए। जब वो रात को थका हारा आए तो ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनकर मत घूमा कर,
थोड़े अच्छे, खुशबूदार, और तू समझ रही है ना, ऐसे कपड़े पहन जो उसकी आंखों को भाए, बालों को खुला रख। जब वो पास आए तो शर्माने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल। मर्दों को वो औरतें बहुत पसंद आती है जो उन्हें बेडरूम में चौंका देती हैं। अपने पति को ऐसे लुभा कि वो दुनिया के सारे काम भूलकर सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमे। घर में बच्चों की किलकिलारियां गूंजनी लग चाहिए, तभी घर पूरा होता है। जल्दी से मुझे, मेरा मतलब है अपने परिवार को, एक प्यारा सा वारिस दे दे। दादी की ये बेबाक खुली और सीधी बातें सुनकर नैना का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके गाल, कान और पूरी गर्दन शर्म के मारे लाल टमाटर जैसी हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी खुली बातें नहीं की थी, और वो भी एक बुजुर्ग काम वाली से। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? नैना हकलाने लगी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था जैसे वो सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। अरे, इसमें शर्माना क्या है पगली? पति है वो तेरा। रात को जब वो आए तो उसे दिखाना कि तू सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक औरत भी है। जाकर तैयारी कर, और मेरी बात हमेशा याद रखना। दादी उसे आंख मारते हुए और एक ज़ोरदार हंसी हंसते हुए वहाँ से चली गई। नैना वहीं दरवाजे पर भूत बनकर खड़ी रह गई। उसका चेहरा अभी भी भयंकर शर्म से जल रहा था। दादी के वो शब्द, पति को रिझाना, वारिस देना, लुभाना, उसके दिमाग में किसी कैसेट की तरह बार बार बज रहे थे। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना लाल चेहरा छुपा लिया। हे भगवान, ये शांति आंटी कैसी कैसी बातें करके चली गई। मैं उस खड़ूस डॉन को रिझाऊंगी? मुझसे तो ये कभी नहीं होगा। नैना खुद से ही बक बक करने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में दादी की बातों ने एक अजीब सी हलचल ज़रूर पैदा कर दी थी। ठीक आधे घंटे बाद विक्रम की गाड़ियों का काफिला घर के बाहर आकर रुका। विक्रम आज बहुत जल्दी घर आ गया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दादी ने नैना को डरा ना दिया हो। विक्रम ने तेजी से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारकर गार्ड को दिया और उसकी नज़रें नैना को ढूंढने लगी। नैना सोफे पर बैठी थी। उसने अपने घुटने सीने से लगा रखे थे और वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी हल्का गुलाबी हो रखा था। नैना, विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में पुकारा और उसके करीब आया। विक्रम की आवाज़ सुनते ही नैना ऐसे उछली जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। वह तुरंत खड़ी हो गई। उसकी नज़रें सीधा विक्रम के चेहरे से टकराई, लेकिन अगले ही सेकंड नैना को दादी की बातें याद आ गई। तेरा पति जो दिन भर खड़ूस बनकर घूमता है, उसे लुभा। नैना ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उसके गाल फिर से दहक उठे। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। विक्रम ने अपनी भवें सिकोड़ी। नैना का ये बर्ताव उसके लिए बिल्कुल नया था। जो लड़की हमेशा उस पर चिल्लाती थी, बकबक करती थी, आज वह उसके सामने नज़रें झुकाए लाल चेहरे के साथ खड़ी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। नैना ने बिना विक्रम को देखे बहुत ही हड़बड़ाहट और तेज आवाज़ में जवाब दिया। विक्रम को शक हुआ। क्या उस काम वाली ने, मतलब उस शांति नाम की औरत ने तुमसे कुछ कहा? उसने तुम्हें डराया तो नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। नैना के मुंह से झटके से सच निकल गया। कैसी बातें? विक्रम ने अपनी गहरी आंखों से नैना को घूरते हुए पूछा। नैना की सांसें अटक गई। वह उस खड़ूस डॉन को कैसे बताती कि उसकी काम वाली उसे वारिस पैदा करने और पति को रिझाने की तरकीबें बताकर गई हैं। नैना ने एक नज़र विक्रम के उस चौड़े सीने, उसकी खुली हुई शर्ट के बटनों और उसके बेहद आकर्षक लेकिन खौफनाक चेहरे पर डाली। उसके पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। कुछ नहीं, वो तो बस दाल पकाने का तरीका बता रही थी। हाँ, दाल पकाने का। नैना ने बहुत ही बेवकूफ़ी भरा झूठ बोला और बिना विक्रम की तरफ दोबारा देखे वहाँ से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। विक्रम वहीं खड़ा उसे भागते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दादी ने इस बवंडर को कौन सी गुट्टी पिला दी है जो ये दाल पकाने के नाम पर टमाटर की तरह लाल होकर भाग रही है। लेकिन नैना के चेहरे की वो शर्म, उसका वो नसें चुराना और लाल होते हुए गाल, इन सब के विक्रम के अंदर एक ऐसी आग और दिलचस्पी जगा दी थी जिसे अब बुझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला था।
रात अभी बाकी थी और दादी की दी हुई वो तरकीबें कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाने वाली थी। अपने कमरे में वापस आकर नैना ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और दरवाजे से ही पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके गाल अभी भी भयंकर रूप से तप रहे थे। क्या हो गया है तुझे नैना? तू उस खड़ूस से डर गई या शांति आंटी की बातों से? नैना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा थामते हुए खुद से सवाल किया। उसने कमरे के एक कोने में रखे बड़े से आईने में खुद को देखा। पीला सूती सूट, बिखरे हुए बाल और लाल टमाटर जैसा चेहरा। उसे शांति आंटी की वो फुसफुसाहट फिर से याद आ गई। रात को जब वो आए तो उसे दिखाना कि तू सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक औरत भी है। नैना ने झटके से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस लंबे खंबे के सामने कोई छमिया बनकर नहीं जाने वाली। वैसे भी वो मुझे देखता ही कहाँ है। उसका पहला प्यार तो उसकी वो बंदूकें और काली गाड़ियाँ हैं। लेकिन कहते हैं ना, औरत के अंदर की बगावत उसे वो सब करने पर मजबूर कर देती है जिसे करने से वो सबसे ज़्यादा डरती है। नैना ने खुराफते दिमाग ने अचानक पलटी मारी। वैसे अगर मैं थोड़ी सी तैयार होकर उसके सामने जाऊं तो वो खड़ूस कैसा रिएक्शन देगा? क्या वो सच में चौंक जाएगा या फिर से अपनी वही ठंडी खौफनाक आंखों से मुझे घूर कर लेक्चर देना शुरू कर देगा? नैना ने अपनी उंगली ठुड्डी पर रखते हुए सोचा। उसे विक्रम को हैरान करने में बड़ा मज़ा आता था। नैना ने एक गहरी सांस ली और अपनी वार्डरोब्स की तरफ बढ़ी। एक अलमारी में विक्रम ने दुनिया के सबसे महंगे और डिज़ाइनर कपड़े भरवा रखे थे जिन्हें नैना ने आज तक छुआ भी नहीं था। वह हमेशा अपनी वही पुरानी ओवरसाइज टी शर्ट और पजामे में घूमती थी। नैना ने कपड़ों को खिसकाना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत डीप एम्ब्रॉयड ग्रीन रंग की सैटिन ड्रेस पर पड़ी। ये एक स्लीक गाउन था जिसकी पीठ पर एक गहरी कटिंग थी और ये शरीर के से बिल्कुल चिपक कर रहने वाला कपड़ा था। नैना ने उस ड्रेस को निकाला और खुद पर रखकर आईने में देखा। कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं है ये? मेरी तो चाची मुझे ऐसी ड्रेस में देखती तो मुझे घर से ही निकाल देती। पर अब तो मैं माफिया की बीवी हूँ। पति देव को रिझाना, उफ, ये शब्द ही कितना अजीब है। 15 मिनट बाद नैना आईने के सामने खड़ी थी। उसने वो एमरॉल्ड ग्रीन ड्रेस पहन ली थी। सैटिन का वो मुलायम कपड़ा उसके बदन से किसी दूसरी त्वचा की तरह लिपट गया था। ड्रेस की लंबाई उसके घुटनों से थोड़ी नीचे तक थी और एक तरफ हल्का सा कट था। नैना ने अपने बालों को खोल दिया जो अब रेशमी लहरों की तरह उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया और विक्रम की दी हुई एक बेहद महंगी, मीठी और मदहोश कर देने वाली परफ्यूम अपनी गर्दन पर छिड़क ली। आईने में खुद को देखकर नैना खुद भी एक पल के लिए हैरान रह गई। वह सच में कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक औरत लग रही थी। लॉक द बेस्ट नैना, आज तो उस खड़ूस की बोलती बंद करनी ही है। नैना ने खुद को हौसला दिया। उसने रसोई से विक्रम के लिए ब्लैक कॉफ़ी का एक मग उठाया और उसके स्टडी रूम की तरफ चल दी। विक्रम का स्टडी रूम कमरे से में सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी। विक्रम अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पर बैठा था। उसका लैपटॉप खुला था और टेबल पर कुछ खतरनाक डील्स की फाइलें बिखरी हुई थी। उसने अपने सूट की जैकेट उतार दी थी और उसकी डार्क ग्रे शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। वह एक हाथ से अपना माथा मसल रहा था। उसका दिमाग अभी भी नैना के उस लाल चेहरे और दाल पकाने वाले बेवकूफ़ाना बहाने में अटका हुआ था। दादी ने ज़रूर उसे कुछ ऐसा कहा है जिससे वो इतनी नर्वस हो गई। ये जंगली बिल्ली कभी किसी से नहीं डरती। फिर अचानक इसे क्या हुआ? विक्रम मन ही मन सोच रहा था। तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आओ, विक्रम ने फाइल पर से नज़रें हटाए बिना अपनी भारी और सख्त आवाज़ में कहा। दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाज़ा खुला। विक्रम को लगा कि कोई गार्ड या शिवा होगा। उसने अपना पेन उठाया और फाइल पर कुछ लिखने के लिए सूझ झुकने ही वाला था कि हवा में एक बेहद मीठी फूलों और वैनिला की खुशबू तैरती हुई विक्रम की सांसों तक पहुंची। ये खुशबू इस खौफनाक और सिगरेट की धुएं वाले कमरे में बिल्कुल अजनबी थी। विक्रम ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और अगले ही सेकंड अंडरवर्ल्ड के उस बेताब बादशाह के हाथ से वो महंगा पेन छूटकर टेबल पर गिर गया। दरवाजे पर नैना खड़ी थी। वह
एम्ब्रॉयड ग्रीन सैटिन ड्रेस, वो खुले हुए लहराते बाल और नैना का वो हिचकिचाता हुआ लेकिन बेहद कातिलाना अंदाज। विक्रम का दिमाग जैसे एक पल के लिए सुन पड़ गया। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। उसने आज तक कई खूबसूरत औरतें देखी थी, लेकिन आज नैना को इस रूप में देखकर उसके सीने में जो भूचाल आया था वह उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। विक्रम की वो ठंडी और बेजान आंखें अब पूरी तरह से डार्क और जुनूनी हो चुकी थी। नैना धीरे धीरे कदम भरते हुए अंदर आई। वह जानबूझकर थोड़ी नज़ाकत से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वह अंदर से कितनी डरी हुई है। वो पतिदेव, आपकी कॉफ़ी, नैना ने किसी तरह अपने कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए कहा और कॉफ़ी का मग विक्रम की टेबल पर रख दिया। विक्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी नज़रें नैना के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन और फिर उस सैटिन ड्रेस पर टिक गई। कमरे का तापमान अचानक जैसे 10 डिग्री बढ़ गया था। दोनों के बीच एक भयंकर खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उनके दिलों की धड़कने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। ये विक्रम का गला सूख गया था। उसने अपनी खुरदरी आवाज़ को साफ किया। ये क्या पहना है तुमने? नैना ने अपना सारा कॉन्फिडेंस बटोरा, दादी की बातों को याद किया। उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे, हल्का सा आगे की तरफ झुकी, जिससे उसकी ड्रेस का कट और गहरा हो गया, और सीधे विक्रम की जलती हुई आंखों में झांकते हुए एक नखरीली मुस्कान के साथ बोली, क्यों पतिदेव, अच्छी नहीं लग रही क्या? या तुम्हें मेरी वो ढीली टी शर्ट ही पसंद है? विक्रम की नसें तन गई। इस लड़की की ये अदा, ये झुकाव और ये सवाल। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना लैपटॉप झटके से बंद किया और अपनी कुर्सी से बहुत ही धीमी गति से खड़ा हुआ। जब विक्रम खड़ा हुआ तो नैना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। विक्रम की वो चौड़ी कदकाठी और उसकी आंखों का वो शिकारी वाला भाव देखकर नैना की नखरीली मुस्कान गायब होने लगी। विक्रम धीरे धीरे टेबल का चक्कर लगाकर नैना के बिल्कुल सामने आ गया। नैना ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी कमर पीछे रखी हुई एक बड़ी सी बुक शेल्फ से टकरा गई। अब उसके पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने अपने दोनों मजबूत हाथ नैना के सिर के दोनों तरफ बुक शेल्फ पर टिका दिए। उसने नैना को पूरी तरह से कैद कर लिया था। विक्रम का चेहरा नैना के चेहरे से मुश्किल से 2 इंच दूर था। विक्रम की सांसें भारी हो चुकी थी और उसकी डार्क परफ्यूम की महक नैना के होश उड़ा रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? नैना ने हकलाते हुए पूछा। उसका सारा सटकशन वाला प्लान अब पानी मांग रहा था। मैं, विक्रम की आवाज़ किसी खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसने अपना चेहरा हल्का सा नैना की गर्दन की तरफ झुकाया। तुम इस वक्त मेरे कमरे में इस हालत में आकर मेरी नींदें उड़ा रही हो और सवाल मुझसे कह रही हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने ये हल्के कपड़े पहन लिए। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बहाना बनाया। विक्रम के होठों के किनारे एक शैतानी और बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। गर्मी? विक्रम ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से नैना के दहकते हुए लाल गाल को बहुत ही हल्के से छुआ। पेंट हाउस का एसी 18 डिग्री पर चल रहा है और तुम्हें गर्मी लग रही है? नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। विक्रम की वो रफ उंगलियों की छुअन उसके शरीर में करंट दौड़ा रही थी। विक्रम थोड़ा और करीब आया। उसके होठ लगभग नैना के कान को छू रहे थे। सच सच बताओ, जंगली बिल्ली। विक्रम की खुरदरी आवाज़ नैना के कानों में गूंजी। उस शांति नाम की औरत ने तुम्हें आज क्या पट्टी पढ़ाई है? उसने तुम्हें ये सिखाया है कि अपने पति के सामने ऐसे कैसे आते हैं, या फिर उसने तुम्हें मुझे काबू में करने का कोई तरीका बताया है? ये सुनते ही नैना की आंखें झटके से खुल गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस खड़ूस को कैसे पता चला? क्या इसके पास कोई जादू है? नैना की ये शक्ल देखकर विक्रम की वो शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसे अब पूरा खेल समझ आ गया था। उसकी चालाक दादी ने इस मासूम बिल्ली को शेर के मुंह में खुद भेज दिया था। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। नैना ने विक्रम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम किसी चट्टान की तरह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उसने नैना की कमर पर अपना एक हाथ रखा और उसे एक झटके से अपने और करीब खींच लिया। नैना के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अब उन दोनों के शरीरों के बीच हवा भी पार नहीं हो सकती थी। नैना की सैटिन ड्रेस विक्रम की शर्ट से रगड़ खा रही थी।
झूठ बोलने में तुम बहुत कच्ची हो। विक्रम ने नैना की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक भयंकर प्यास और जुनून था। अगर तुम आग से खेलने आई थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं जलने वालों में से नहीं, जलाने वालों में से हूँ। नैना की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कनें इतनी जोर से बज रही थी कि विक्रम भी उन्हें अपने सीने पर महसूस कर सकता था। नैना, जो दादी के कहने पर विक्रम को रिझाने आई थी, अब खुद विक्रम के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। विक्रम, पतिदेव, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। नैना ने अपनी नजरें चुराते हुए बहुत ही डरपोक आवाज में कहा। इतनी जल्दी? विक्रम ने अपनी मजबूत पकड़ नैना की कमर पर थोड़ी और कस दी। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी नाक नैना की गर्दन को हल्के से छूने लगी। अभी तो तुमने अपना खेल शुरू ही किया था। अब जब शेर जाग गया है तो शिकारी इतनी आसानी से कैसे भाग सकता है? नैना के पैरों से जान निकल रही थी। विक्रम की दाढ़ी के बाल जब उसकी गर्दन पर हल्के से रगड़े तो नैना ने एक गहरी सांस अंदर खींची और उसने बेइख्तियार होकर विक्रम के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं लग रही थी। इस कमरे की खामोशी में उन दोनों के बीच एक ऐसी खतरनाक और नशीली आग सुलग चुकी थी जो अब किसी के भी काबू में नहीं थी। विक्रम ने अपना चेहरा नैना के चेहरे के बिल्कुल सामने किया। उसकी नज़रें नैना के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिक गई। नैना ने भी अपनी पलकें झुका ली, जैसे वह उस पल के लिए तैयार हो रही हो। दोनों के बीच की दूरी बस कुछ मिलीमीटर की ही रह गई थी। विक्रम की गर्म सांसें नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। विक्रम आगे बढ़ा और तभी नैना का वो अजीबोगरीब और चुलबुला दिमाग बीच में आ कूदा। इतनी ज़्यादा नर्वसनेस और टेंशन की वजह से नैना को अचानक जोर की हिचकी आ गई। वह तेज आवाज़ के साथ नैना का पूरा शरीर उछला। वो रोमांटिक, सीरियस और खौफनाक माहौल एक ही सेकंड में किसी कॉमेडी फिल्म के सीन में बदल गया। विक्रम वहीं रुक गया। उसने हैरानी से नैना को देखा। नैना ने शर्म के मारे अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। हे भगवान, मुझे उठा ले, आज ही मुझे मरना है। नैना हाथों के पीछे से बुदबुदाई। उसे दूसरी हिचकी आई। विक्रम, जो आज तक कभी किसी के सामने दिल खोलकर नहीं हंसा था, उसकी ठंडी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने अपना सिर पीछे किया और उसकी एक गहरी, भारी और सच्ची हंसी पूरी कमरे में गूंज गई। नैना ने अपनी उंगलियों के बीच से विक्रम को हंसते हुए देखा। वो खड़ूस माफिया डॉन जो अभी अभी उसे खाने दौड़ रहा था, वो अब इतनी खूबसूरती से हंस रहा था कि उसके गालों पर हल्के डिम्पल्स पड़ रहे थे। हंसो मत, पीट दूंगी तुम्हें मैं। नैना ने चिढ़कर विक्रम के सीने पर एक मुक्का मारा। विक्रम ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसे नैना के होठों से लगा दिया। लो, पानी पियो, वरना तुम्हारी ये हिचकी आज तुम्हारी जान ले लेगी। नैना ने गुस्से में विक्रम को घूरा, लेकिन पानी पी लिया। पानी पीने के बाद विक्रम ने बहुत ही प्यार से, लेकिन उसी खतरनाक अंदाज में नैना के गाल को थपथपाया। आज के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी है जंगली बिल्ली। विक्रम ने अपनी एक बो ऊपर उठाते हुए शरारत से कहा। जाओ, जाकर सो जाओ और अपनी उस शांति आंटी से कहना कि अगली बार जो तरकीब बताए वो थोड़ी पक्की होनी चाहिए, वरना शेर किसी दिन सच में शिकार कर लेगा। नैना का चेहरा फिर से टमाटर जैसा लग रहा था। वो बिना एक भी शब्द बोले अपनी वो सेटिक ड्रेस संभालते हुए वहाँ से ऐसे भागी जैसे पीछे कोई भूत लगा हो। कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही नैना ने अपने सीने पर हाथ रखा। बच गई, आज तो पक्का जान निकल जाती मेरी। ये लंबे खंबे के अंदर तो कोई खतरनाक वाला रोमियो छुपा हुआ बैठा है। अंदर स्टडी रूम में विक्रम अपनी मेज के पास खड़ा था। उसकी हंसी अभी भी उसके चेहरे पर कायम थी। उसने अपनी उंगलियों को देखा, जिन पर अभी भी नैना के परफ्यूम की हल्की सी महक बाकी थी। पागल लड़की, विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस रात माफिया डॉन की दुनिया में खून या खौफ की नहीं, बल्कि एक जिद्दी और मासूम सी बिल्ली के प्यार की जीत हुई।